सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। हम लोग जो केमिस्ट्री का सेशन लेकर आ रहे थे उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हम लोगों ने कर लिया है। आज जो हम लोग चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं। इससे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने वाला एक चैप्टर सीख चुके हैं। बाकी जो बचा कि केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती है, केमिकल रिएक्शन क्यों होता है, क्यों सब्सटेंस एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, क्यों वो बॉन्ड बनाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बेसिक चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन होता क्या है? नए पदार्थ बनाने की प्रक्रिया। यानी कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें क्या होगा? पुराना बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक करेगा, टूटेगा, पुराने बंध टूटते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड यानी कि नए बंध बनते हैं। पुराना बॉन्ड टूटेगा, नया बॉन्ड बनेगा। ठीक है। इसमें केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं यानी कि जो भाग लेते हैं उनको बोलते हैं अभिकारक या अभिकर्मक, जिसको रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है। और जो नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, नए पदार्थ बनते हैं, उनको बोलते हैं उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। तो इसी को अभिकारक से उत्पाद बनने की प्रक्रिया ही कहलाती है केमिकल रिएक्शन। और यही नए पदार्थ बनने की प्रक्रिया केमिकल रिएक्शन यानी कि अभिकारक हो गया पुराना पदार्थ और उत्पाद हो गया नया पदार्थ। इसी के बीच की प्रक्रिया, प्रोसेस, इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। यानी कि अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट से उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट बनाने की प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन कहलाती है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की प्रक्रिया, मान लीजिए कि ए बी सी और डी, ये चार गो रिएक्टेंट है यानी कि चार चीज मिल रहा है और बना रहा है ई और एफ, दो चीज। तो इन चारों को बोलेंगे रिएक्टेंट। ठीक है। ए बी सी डी चारों को क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक। और बन रहा है ई और एफ, इस दोनों को बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है। इस दोनों प्रोडक्ट में एक होता है मेन प्रोडक्ट, ठीक है, जिसका हम लोग को जरूरत है, और एक होता है बाय प्रोडक्ट जिसका हम लोग को जरूरत नहीं है। तो बाय प्रोडक्ट को हम लोग क्या करते हैं? बाहर निकाल के फेंक देते हैं क्योंकि इसका हम लोग को कोई जरूरत नहीं। और एक होता है मेन प्रोडक्ट जिसका हम लोग को जरूरत है। ठीक है। अब आगे समझते हैं। ये जब भी आप केमिकल रिएक्शन पढ़िएगा आपको ब्रैकेट में ये एस लिखा हुआ रहेगा, कहीं जी लिखा हुआ रहेगा, कहीं एल लिखा रहेगा, कहीं ए क्यू लिखा हुआ रहेगा। ठीक है। रिएक्टेंट के आगे जो भी रिएक्टेंट होगा उसके ब्रैकेट में ये लिखा हुआ रहेगा। एस लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि सॉलिड यानी कि वो ठोस है। यानी कि ए जो रिएक्टेंट है वो ठोस है, ठोस अवस्था में भाग ले रहा है। ठीक है। बी जो है वो गैस यानी कि गैसीय अवस्था में। जी का मतलब हो गया, जी का मतलब गैस, गैसीय अवस्था में वो भाग ले रहा है। एल का मतलब लिक्विड यानी कि वो द्रव, द्रव की अवस्था में है। ठीक है। और ए क्यू, ए क्यू का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन यानी कि जलीय विलयन। ये एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि मान लीजिए नमक है। ठीक है। नमक को पानी में घोल दिए तो नमक का एक्वस सॉल्यूशन हो गया, तो वो घोल होता है, उसका जलीय विलयन होता है। कहीं पे ए क्यू लिखा हुआ है तो यानी समझिएगा ए क्यू का मतलब एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। आगे आते हैं। ये तो हो गया रिएक्टेंट का बात, चार तरह का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वा सॉल्यूशन। लेकिन प्रोडक्ट जो है उसको भी दो तरीका से दिखाते हैं। एक नीचे ऐसे नीचे का एरो रहेगा। जब भी आपका नीचे का एरो रहेगा समझ लीजिएगा इनसॉल्युबल यानी कि अघुलनशील है, अमिश्रणशील, अमिश्रणीय है। वो क्या कर रहा है? जो भी बर्तन है ना, बर्तन के नीचे में जाके जमा हो जा रहा है, जमा हो जा रहा है। ठीक है। अवक्षेप इसको बोलते हैं, पार्टिसिपेट यानी कि प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट है। वो क्या हो रहा है? वो रिएक्शन में जो भी लिक्विड है उसमें मिल नहीं पा रहा है, वो नीचे जाके तली में बैठ जा रहा है, अवक्षेप, प्रेसिपिटेट हो जा रहा है। इसको इनसॉल्युबल भी बोलते हैं यानी कि नीचे बैठ रहा है। नीचे एरो का मतलब वो जाके तलहट्टी में बैठ जाएगा। और ऊपर एरो का मतलब है गैस जो है वो ऊपर उड़ जाएगा। ऊपर एरो का मतलब है गैसीय उत्पाद। जैसे कहीं कहीं लिखा रहेगा H2 और ऊपर एरो रहेगा यानी कि हाइड्रोजन गैस जो है वो ऊपर निकल के बाहर चला गया। कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर एरो रहेगा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उड़ के बाहर निकल गया, गैस था वो। तो ये ऊपर वाला एरो दिखाता है गैसीय उत्पाद और नीचे वाला एरो दिखाता है प्रेसिपिटेट यानी कि अवक्षेप। ये आपको बार बार एग्जाम में पूछेगा, आपको इसका सिंबल का क्या मतलब है ये समझना होगा। बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हम आपको बता चुके हैं, ये बार बार नहीं बताएंगे, एक एग्जांपल बताएंगे, इससे आपको समझना होगा। ठीक है। इससे पहले हम बहुत सारे एग्जांपल, एक स्पेशल चैप्टर बता चुके हैं इस पे। FeSO4 बनता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है। ये बन रहा है, इसको बैलेंस करना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर X होगा, Y होगा, Z होगा।
यहाँ पर कुछ नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना है, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, यानी कि एटम जो है रिएक्टेंट में जितना होगा वही प्रोडक्ट में होगा, ये प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन बोलता है। अब ये आर का मतलब है रिएक्टेंट, पी का मतलब प्रोडक्ट, ठीक है। एफ ई का मतलब आयरन के लिए, जो रिएक्टेंट है उसमें आयरन कितना है, एक, जो प्रोडक्ट है उसमें आयरन कितना है, 2 × x 2x, ठीक है। उसी तरह रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितना है, 4, ठीक है, 4। और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है, देखिए यहाँ पे 3x + 2y + 3z, 3x + 2y + 3z, समझ में आ गया। सल्फर, सल्फर रिएक्टेंट में कितना है, एक, प्रोडक्ट में कितना है सल्फर, सल्फर प्रोडक्ट में है यहाँ पे देखिए y, और यहाँ पे z, y + z। तो इसी का यूज 1 = 2x, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन क्या बोलता है, जितना भी आयरन रिएक्टेंट में है वही प्रोडक्ट में होगा, यानी कि 1 = 2x, 1 = 2x, यानी कि x का वैल्यू हो गया हाफ। तो देखिए यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग को निकल गया हाफ, ठीक। उसके बाद आते हैं और इसमें क्या कर देंगे, 3x + 2y + 3z = 4, 3x + 2y + 3z = 4, x का वैल्यू हाफ डाल देंगे तो 3/2 + 2y + 3z = 4, यानी कि 2y + 3z, 3/2 को उधर कर देंगे तो 4 - 3/2 हो गया 5/2। एक इक्वेशन हो गया 2y + 3z = 5/2, और दूसरा इक्वेशन y + z = 1, y + z = 1, y + z = 1। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा y का वैल्यू आ जाएगा 1/2, z का वैल्यू 1/2, y का वैल्यू 1/2, z का वैल्यू 1/2। इस सब को डाल देंगे इक्वेशन में, x की जगह 1/2, y की जगह 1/2, z की जगह 1/2। तो यानी कि FeSO4 = x की जगह 1/2 इतना, 1/2 इतना, 1/2 इतना। अब देखिए इसमें एलसीएम ले लेंगे 2, 2 को आगे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 FeSO4 = Fe2O3 + SO2 + SO3। ये हो गया हमारा रिएक्शन बैलेंस्ड। और यही तरीका होता है रिएक्शन को बैलेंस करने का। एक ही एग्जांपल लेंगे क्योंकि इससे पहले हम लोग 10-15 एग्जांपल आपको एक स्पेशल चैप्टर में बता चुके हैं। चलिए आगे आते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहला है केमिकल रिएक्शन, यानी कि इसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया, यानी कि जब दो प्रोडक्ट मिलकर एक बनाए या तीन प्रोडक्ट मिलकर एक उत्पाद बनाए, मतलब प्रोडक्ट बोले सॉरी, अभिकारक। रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा होगा, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा एक ही बनेगा, यानी कि जब अभिकारक एक से ज्यादा हो लेकिन उत्पाद आपका एक के होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 था, यहाँ प्रोडक्ट एक ही है, यहाँ पर रिएक्टेंट 3 है, प्रोडक्ट एक ही है। तो ये इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन, यानी कि अगर 2 या 3 कितना भी है, 3 है 4 है, वो सब कंबाइन करके, कंबाइन, कॉम्बिनेशन का मतलब ही हो गया कंबाइन, कंबाइन करके एक बना लेगा, एक उत्पाद बनाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन को हिंदी में बोलते हैं अपघटन या विघटन या वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, जब अभिकारक रिएक्टेंट क्या होगा, एक होगा, लेकिन प्रोडक्ट एक से ज्यादा होगा। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई एक एक रिएक्टेंट है, वो टूट गया 2 पार्ट में, या मान लीजिए डी है, वो टूट गया 3 पार्ट में, या मान लीजिए कोई ऐसा ई, वो टूट गया 4 पार्ट में, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि एक ही रिएक्टेंट वो टूट जाएगा 4 पार्ट में। उसी को बोलते हैं अपघटन, यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये देखिए, ये तोड़ने के लिए हम लोग को एक एनर्जी का आवश्यकता होगा। वो एनर्जी हम लोग या तो हीट से दे सकते हैं, या तो लाइट से दे सकते हैं, या तो वोल्टेज से दे सकते हैं, या तो आपका किसी कैटलिस्ट का यूज करके दे सकते हैं। यानी कि इस डिकम्पोजिशन कराने के लिए 4 तरीका है। सबसे पहला होता है तापीय अपघटन, जिसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि सी कोई अगर मान लीजिए रिएक्टेंट है, अभिकारक है, उसमें यहाँ पे हीट दिए तो वो टूट गया ए प्लस बी में, ठीक है। और डेल्टा का मतलब, इसको डेल्टा दिखा दे, डेल्टा का मतलब होता है गर्म करना, ये समझ लीजिए। कहीं भी अगर आपको डेल्टा दिया हुआ है, इसका मतलब होता है हीट एनर्जी दे रहे हैं उसमें, हीट। तो हीट जब भी देंगे तो उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि थर्मल एनर्जी देकर उसको डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं, यानी कि तोड़ रहे हैं। डिकम्पोजिशन मतलब तोड़ना, ठीक है। आगे फोटोलाइटिक, फोटो का मतलब होता है लाइट। किसी चीज को अगर लाइट में रख दिए या लाइट से एनर्जी धूप में रख दिए, तब अगर उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, जैसे सीजियम, सीजियम को आप लाइट में रख दीजिएगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा, तो सीजियम प्लस इलेक्ट्रॉन 2 पार्ट में टूट गया। तो जब भी कोई चीज 2 पार्ट में टूटेगा तो उसको बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, प्रकाशीय अपघटन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन यानी कि विद्युत अपघटन, इसमें क्या होता है
कोई कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5 वोल्ट 2 एम्पियर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है आपका 5 वोल्ट और करंट है आपका 2 एम्पियर। ठीक है, तो ये टूट जाएगा दो पार्ट में, ए और बी में। तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यानी कि विद्युत अपघटन। ठीक है, और तीसरा है चौथा है कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है, वो टूट रहा है दो पार्ट में किसी कैटलिस्ट की मदद से। प्लेटिनम या मोलिब्डेनम उत्प्रेरक, कैटलिस्ट को बोलते हैं उत्प्रेरक। कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना, रेट ऑफ रिएक्शन को या तो बढ़ाना या तो घटाना, यही काम होता है कैटलिस्ट का। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन टोटल 4 तरीका का हो गया। इसका एग्जाम्पल देखेंगे बाद में देखेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड है ए बी प्लस सी। ठीक है, अब ए बी जो है ए और बी जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। सी एक कंपाउंड है जो कि ज्यादा रिएक्टिव है बी से, यानी सी जो है वो बी से ज्यादा क्रियाशील है। सी जो है ज्यादा ताकतवर, ज्यादा क्रियाशील मतलब ज्यादा ताकतवर, क्या करेगा? बी को भगा देगा, बी को क्या करेगा? भगा देगा, और ए के साथ वो जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि सी जो है वो ए और बी में से बी को हटा देगा और बी का जगह खुद ले लेगा। ए बी जो था वहां पर ए सी हो गया, यानी कि जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, टू रिप्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट बाय मोर रिएक्टिव एलिमेंट। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि सी जो था वो बी को उसके यौगिक, यौगिक हो गया ए बी, कंपाउंड से रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। रिप्लेस की जगह डिस्प्लेस कर दीजिए, ठीक है, अलग कर दिया। इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज क्या बोलता है कि मोस्ट रिएक्टिव हम लोग बोलेंगे किसको? हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज किए ना, कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील तत्व, तो अधिक क्रियाशील किसको बोलेंगे? मोस्ट रिएक्टिव किसको बोलेंगे? तो इसका एक ये सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको याद करना पड़ेगा। हमको याद है, आप लोग भी याद कर लीजिए। कैसे याद कीजिएगा? पोसोबेकैमिंग, एजीआइकोनी, टीन ले हाइको, मर्क्सी गोपला, मर्क्सी गोपला। ये मैंने 10th क्लास में याद किया था, आज तक हमको याद है। एक बार आपको याद करना है, जिंदगी भर के लिए याद रखना है। पोसोबेकैमिंग, पोसोबेकैमिंग, पो से हो गया पोटेशियम, सिंबल है के, सिंबल नहीं बताएंगे, सिंबल आप लोग खुद देख लीजिएगा। सो हो गया सोडियम, बे हो गया बेरियम, कै हो गया कैल्शियम, मैंग हो गया मैग्नीशियम। उसके बाद है दूसरा एजी आइकोनी। इसी आपको तोड़ तोड़ के याद कीजिएगा तो याद होगा, एक के बाद पूरा याद कीजिएगा तो नहीं याद होगा। हम ग्रुप में बांट दिए, पहले इसको याद करेंगे पोसोबेकैमिंग, फिर याद करेंगे एजी आइकोनी, टीन लेहाइको, मर्क्सी गोपला, मर्क्सी गोपला। तो एजी आइकोनी क्या है? ए जी आइकोनी, ए का मतलब हो गया एल्यूमिनियम, जी का मतलब जिंक, आई का मतलब आयरन, को का मतलब कोबाल्ट, नी का मतलब निकेल। टीन ले हाइको, टीन हो गया एसएन, ले मतलब लेड, हाई मतलब हाइड्रोजन, कॉ मतलब कॉपर। मर्क सी गोपला, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। देखिए, तो ये जो हाइड्रोजन है इसको बेस माना जाता है। क्या माना जाता है? बेस। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर जो होगा वो क्या होगा? मोस्ट रिएक्टिव, और हाइड्रोजन के नीचे जो होगा वो होगा लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव। इसीलिए आप देखते हैं जो लास्ट में जो तीन गो है, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सबसे कम रिएक्टिव होता है, सबसे कम रिएक्टिव होता है। ये कंपाउंड नहीं बनाता है, सबसे कम क्रियाशील होता है। इसीलिए इसको नोबल या इनर्ट मेटल भी बोलते हैं, नोबल मेटल, या इसी को इनर्ट मेटल, अक्रिय मेटल। ठीक है, अक्रिय धातु भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे आते हैं, सबसे क्रियाशील हो गया पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर बेरियम। यानी कि कभी भी आएगा, मान लीजिए कि NaCl प्लस पोटेशियम, क्या होगा रिएक्शन? तुरंत क्या होगा? सोडियम को हटा देगा। क्यों? क्योंकि पोटेशियम जो है सोडियम से ज्यादा क्रियाशील है, सोडियम को भगा देगा, बना देगा KCl प्लस सोडियम, सोडियम को अलग कर देगा वो। ठीक है, तो यही चीज होता है। अब एग्जांपल ले लीजिए, ZnCl2 प्लस 2Na। तो यहाँ पे क्या है? जिंक है और यहाँ पे सोडियम है। ठीक है, सोडियम जो है वो जिंक को उसके यौगिक विलयन से विस्थापित कर देगा। क्यों? देखिए, सोडियम कहाँ पर है? यहाँ पर है, और जिंक कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो जिंक के ऊपर है सोडियम, यानी कि सोडियम ज्यादा पावरफुल है, जो ऊपर रहेगा ज्यादा पावरफुल, ज्यादा रिएक्टिव। और जिंक क्या है? कम रिएक्टिव। अगर सोडियम पावर लगाएगा तो जिंक को भगा देगा, इसीलिए यहाँ पे सोडियम ताकत लगाया और जिंक को भगा दिया। तो जिंक हट गया, बचा क्या? सोडियम क्लोराइड, NaCl बना दिया और जिंक को बाहर निकाल दिया। यानी कि सोडियम जो जिंक को उसके यौगिक या विलयन से विस्थापित कर देगा। ठीक है, अब देखिए CuCl2 प्लस Ag,
तो यहाँ पर कॉपर है और सिल्वर है, ठीक है। देखिए सिल्वर यहाँ पर है, कॉपर यहाँ पर है। सिल्वर में ज्यादा पावर है, इसमें कम कम है। तो सिल्वर चाहेगा तो कॉपर को नहीं हटा सकता है, यानी कि सिल्वर जो है वो कॉपर के घर में जाएगा अगर उसको भगाने के लिए, तो फिर कॉपर इसको लात मार के भगा देगा, क्योंकि कॉपर में ज्यादा पावरफुल है, कॉपर के पास ज्यादा ताकत है, ठीक है। आगे, चांदी कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि चांदी जो है वो नीचे है, नीचे। कम क्रियाशील धातु का विलयन अधिक क्रियाशील धातु के पात्र में नहीं रखना चाहिए। मतलब कि इससे एक चीज समझिए, मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, मान लीजिए लेड का कोई सब्सटेंस है, लेड का कोई सब्सटेंस है, ठीक है, लेड, और उसमें सोडियम डाल देते हैं, तो क्या करेगा, सोडियम जो है उससे रिएक्ट कर जाएगा। यानी कि कम क्रियाशील धातु का विलयन जो है अधिक क्रियाशील धातु के पात्र पर नहीं रखेंगे, क्योंकि उस पात्र का जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगा। यही कारण है कि AgCl जो है सिल्वर क्लोराइड को जिंक, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम के पात्र में नहीं रखेंगे। सिल्वर क्लोराइड को क्यों? क्योंकि सिल्वर क्लोराइड को अगर हम लोग जिंक के पात्र में रखेंगे तो जिंक भगा देगा सिल्वर को, कॉपर भी भगा देगा सिल्वर को, आयरन भी भगा देगा सिल्वर को, एल्यूमिनियम भी भगा देगा सिल्वर को। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ है कि कम क्रियाशील धातु का विलयन अधिक क्रियाशील धातु के पात्र में नहीं रखना चाहिए। वही अगर उल्टा बात करें, अधिक क्रियाशील धातु का विलयन कम क्रियाशील के पात्र में रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग अचार, अचार को किस में रखते हैं, अचार को किस में रखते हैं, लेड वाला में, लेड का पात्र है, लेड का पात्र में रख देते हैं। तो लेड का पात्र कम क्रियाशील है ना, तो वो कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा अचार से, अचार आपका सेफ रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए सोडियम का कोई, मान लीजिए है ये है पात्र है, या पोटेशियम का पात्र है, या कोई ऐसा पात्र है जो अधिक क्रियाशील है, आयरन का पात्र है, ठीक है, आयरन का पात्र है, आयरन का पात्र है, ठीक है, और उसमें आप रख रहे हैं सिल्वर क्लोराइड, क्या करेगा, आयरन का पात्र जो है सब पात्र खींच लेगा, सिल्वर को भगा देगा, क्लोरीन से रिएक्शन करने लगेगा, ठीक है। आगे आते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि आयंस एक्सचेंज होगा इसमें। इसमें देखिए वहां पर हम लोग क्या देखे थे, देखिए यहाँ समझिए, वहां पर क्या था, AB+C, सी जो है इसको भगा दिया, बेचारा बी अकेला हो गया। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या होगा, दोनों एक्सचेंज करेगा। बोला भाई हम तुम्हारी बीवी को भगाए तो तुम हमारी बीवी को भगा लिया, यानी कि समझिए AB+CD है अगर, ठीक है। अगर ए जो है वो डी के साथ मिल जाता है तो बी जो है वो सी के साथ मिल जाएगा। यानी कि ए अगर डी के साथ रिएक्शन कर लिया तो बी और सी बेचारा एक दूसरे से रिएक्शन कर लेगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट अकेला नहीं हो रहा, डबल हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जैसे मान लीजिए NaOH प्लस HCl, इसका बात करते हैं, ये तो आप समझ गए, A+B-C-D+, क्या होगा, ए अगर सी से रिएक्शन कर लिया तो A+C- हो गया, तो बी जो है वो डी से कर लेगा, ठीक है, यही होता है। अब NaOH प्लस HCl तो क्या बनेगा, Na क्या हो गया, Cl से रिएक्शन कर गया तो क्या हो गया, NaCl, और ये H जो है OH से रिएक्ट कर जाएगा तो H2O। अब एक चीज समझिए, ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस। तो एसिड और बेस कभी भी रिएक्शन करता है तो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस जब भी रिएक्शन करेगा सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस प्रकार का रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है वो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2SO4, H2SO ये हो गया बेस, ये हो गया सॉलिड, तो ये बनेगा Na2SO4, ये हो गया सॉल्ट, और ये हो गया वाटर, सॉल्ट प्लस, यानी कि सोडियम जो है SO4 से रिएक्शन करा लिया तो OH जो है वो H से रिएक्शन कर लेगा तो बना देगा H2O, ठीक है। इसी तरह आपका ZnSO4 प्लस BaCl2, तो जिंक जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरीन के साथ, और बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ। तो ये दोनों डिस्प्लेस हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए संयोजन अभिक्रिया का एग्जांपल देख लेते हैं, कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, लेकिन उसका एग्जांपल नहीं देखे थे, ठीक है। कितना भी हो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट आपका एक ही बनेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन बन जाएगा CO2, ठीक है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O बना देगा CaOH2, प्रोडक्ट आपका हमेशा एक ही बनेगा। तो ये है संयोजन अभिक्रिया का एग्जांपल। 2H2 प्लस O2 बना देगा 2H2O, N2 प्लस 3H2 बना देगा 2NH3। तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। अब आते हैं अपघटन यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि रिएक्टेंट एक ही रहेगा, प्रोडक्ट बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। और इसको भी हम लोग तोड़े थे कि किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए हीट का जरूरत होता है, इलेक्ट्रोलाइट का जरूरत होता है, करंट का जरूरत होता है, आपका
बहुत सारा तरीका है और आपका कैटलिस्ट का जरूरत होता है। चलिए एक एक एग्जांपल, थर्मल एग्जांपल 3 गो है। 2 PbNO3 लेड नाइट्रेट, इसमें जब हम लोग हीट देंगे तो ये 2 PbO लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन इसमें टूट जाएगा। तो चूंकि इसमें हीट का जरूरत पड़ा इसीलिए ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। उसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब तोड़ेंगे हीट देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। उसी तरह आयरन सल्फेट, इसमें जब हीट देंगे तो बनेगा आयरन ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3। ये भी आपका थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। उसी तरह आपका हम बात करते हैं NaCl यानी कि नमक। AQ का मतलब ये आपका वाटर में डिजोल्व है इसलिए एक्वा सॉल्यूशन। NaCl में जब वोल्टेज देंगे 2 वोल्ट तो ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। क्योंकि ये अलग अलग हुआ है आयन और इसमें वोल्टेज लगा है इसलिए इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे, विद्युत अपघटन। क्या बोलेंगे? विद्युत अपघटन। ठीक है। अगला 2AgBr, एच म्यू का मतलब देखिए E = H म्यू, प्लैंक्स प्लैंक्स इक्वेशन बोलते हैं इसको, इक्वेशन। प्लैंक साइंटिस्ट था, वो दिया था एनर्जी इक्वल टू एच को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू म्यू को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो जब भी हम लोग किसी का लाइट का बात करते हैं, लाइट में जो एनर्जी होता है उसको इसी तरह दिखाते हैं E = H म्यू, यानी कि ये लाइट के कारण इसका डिकम्पोजिशन हुआ है। तो 2AgBr में जब हम लोग लाइट डालेंगे, एनर्जी डालेंगे, तो 2Ag और Br2 में अलग हो जाएगा, इसलिए इसको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे, प्रकाशीय अपघटन। क्या बोलेंगे? प्रकाशीय अपघटन। उसी तरह 2AgCl का बात करें तो इसमें जब लाइट डालेंगे तो 2Ag प्लस Cl2 ये टूट जाएगा 2 पार्ट में। ठीक है। अब आते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को बोलते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसको ऐसे याद रखिए, EXO मतलब एग्जिट, एग्जिट यानी कि हीट जो है वो एग्जिट करेगा, रिलीज होगा, हीट रिलीज्ड। उष्मा क्या होती है? उत्सर्जित होती है। एग्जिट, एग्जिट वर्ड आपको याद रखना है। ठीक है। और हीट जब भी बाहर निकलेगा तो आसपास का टेम्परेचर को बढ़ा देगा, यानी कि वातावरण या परिवेश का ताप बढ़ा देगा। ठीक है। इससे क्या हो, जैसे मान हम लोग किसी बर्तन में रखे हैं और वहां पे बर्तन में कोई सॉल्यूशन रखे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो बर्तन या पात्र क्या होगा? गर्म हो जाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि हीट रिलीज हो रहा है। ठीक है। वाई, आखिर ये होता क्यों है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, रिएक्टेंट का एनर्जी जो है प्रोडक्ट का एनर्जी से ज्यादा होता है, यानी कि रिएक्टेंट का एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से ज्यादा होता है। इसलिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी होता है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी वातावरण में मुक्त हो जाती है। ठीक है। यानी कि और इसी में डेल्टा एच जब हम लोग निकालते हैं, डेल्टा एच को बोलते हैं टोटल एनर्जी चेंज, यानी कि कुल ऊर्जा परिवर्तन। तो वो हमेशा होता है ई प्रोडक्ट माइनस ई रिएक्टेंट। ठीक है। तो चूंकि प्रोडक्ट का क्या है, एनर्जी कम है और रिएक्टेंट का एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो जब कम में से ज्यादा निकालेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव आएगा, यानी कि टोटल एनर्जी चेंज डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव आ रहा है। इसीलिए जब भी आपको डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव दिया रहेगा, यानी कि तो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। लेकिन जब डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा, यानी कि प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा, तो उसको बोलेंगे इंडोथर्मिक, यानी कि उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो इस चीज को आप हमेशा दिमाग में बैठा लीजिएगा। एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि डेल्टा एच जो है आपका नेगेटिव है तो वो एक्सोथर्मिक, यानी कि वातावरण में एनर्जी को मुक्त कर रहा है। लेकिन जब एनर्जी केमिकल रिएक्शन में ही यूज हो जाए तो उसको इंडोथर्मिक, यानी कि डेल्टा एच पॉजिटिव। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल। जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो, या तो विखंडन हो या तो संलयन हो, दोनों में। विखंडन को बोलते हैं फ्यूजन, सॉरी फिशन, फिशन। विखंडन को बोलते हैं फिशन और संलयन को बोलते हैं फ्यूजन। ठीक है। विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है एटॉमिक बम, एटम बम। ठीक है। और संलयन के सिद्धांत पे काम करता है हाइड्रोजन बम। ठीक है। और सन का और स्टार का एनर्जी, सन का और स्टार का जो एनर्जी होता है वो नाभिकीय संलयन पर ही काम करता है। याद रखिए दोनों, चाहे तो विखंडन हो या संलयन हो, दोनों में एनर्जी रिलीज होता है। और जब भी एनर्जी रिलीज होगा वो किस प्रकार का रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा न्यूक्लियर रिएक्शन जो है, नाभिकीय अभिक्रिया, किस प्रकार का रिएक्शन है? वो है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा ये बताइए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्यों है, न्यूक्लियर रिएक्शन होता क्यों है? द्रव्यमान में लॉस होने के कारण। यानी कि जब आइंस्टीन थे वो क्या बताए थे, E = mc²। एक्चुअली ये m नहीं है, डेल्टा m है। डेल्टा m क्या होता है? मास में लॉस, मास में लॉस होता है। और जो लॉस होता है मास में, उसी के कारण एनर्जी जनरेट होता है, वही एनर्जी आपका रिलीज होता है बाहर में।
कभी कभी उस एनर्जी को पॉजिटिव वे में हम लोग यूज कर लेते हैं, तो हम लोग का न्यूक्लियर पावर प्लांट बन जाता है, जिसका उपयोग हम लोग विद्युत के उत्पादन में कर लेते हैं। तो इस न्यूक्लियर रिएक्शन का यूज पॉजिटिव वे में भी किया जा सकता है। चलिए आगे आते हैं। एसिड से बेस की रिएक्शन, सॉरी, एसिड या बेस का हम लोग जल से अगर रिएक्शन कराएंगे तो उसको बोलते हैं तनुकरण, डाइल्यूशन। जैसे हम लोग आपको पहले बताए थे कि कोई एसिड है, उसमें पानी डालेंगे तो क्या करेगा, हीट निकलेगा, और वो बहुत हार्मफुल होता है, डेंजरस होता है। इसलिए हम क्या बताए थे, एसिड में पानी नहीं डालने, पानी में एसिड को धीरे धीरे हिला करके डालने, हम आपको एसिड बेस में बता चुके हैं। तो एसिड में बेस की जब भी रिएक्शन कराएंगे, तनुकरण होगा, डाइल्यूशन होगा, और वो आपका हीट रिलीज करेगा, इसलिए वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कूड़े कचरे से कंपोस्ट बनाना, कूड़ा कचरा से जब देखिएगा आप कभी भी कूड़ा कचरा से कंपोस्ट बनाइएगा तो हीट निकलता है उसे, ठीक है, हीट निकलता है, तो वो भी एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन, जो हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेने में भी हम लोग हमारे शरीर में एनर्जी मुक्त होता है, एनर्जी मुक्त होता है, हीट हीट बोलिए या एनर्जी बोलिए, मुक्त होता है, और वही एनर्जी का यूज हमारा शरीर करता है। तो रेस्पिरेशन भी आपका एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कंबसन यानी कि दहन, जब आग लगाइएगा तो उससे भी आपका हीट निकलेगा, तो कंबसन भी एक तरह का आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चूना में पानी डालिएगा, जब आप चूना में पानी डालिएगा तो देखिएगा चूना भभकने लगता है ना, उससे हीट निकलने लगता है, तो वो भी एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसको पहचानेंगे कैसे, अभिक्रिया या समीकरण के अंत में हम लोग प्लस साइन दे देंगे, और जब भी प्लस साइन देंगे तो समझ लेंगे क्या कि हीट निकल रहा है। जैसे कि N2 + 3H2, और ये निकलेंगे 2NH3, लास्ट में दे दिए उष्मा प्लस उष्मा, ये उष्मा का मतलब हो गया कि हीट जो है रिलीज हुआ है प्रोडक्ट में, हीट को प्लस कर देंगे, यानी कि ये जो हीट रिलीज हुआ है कहाँ जाएगा, वातावरण में जाएगा, या तो पात्र को गर्म कर देगा, जिस बर्तन में रखे हैं उस बर्तन को गर्म कर देगा। अब जैसे हम लोग रेस्पिरेशन का बात करते हैं, C6H12O6 + 6O2, ये बनाएगा 6CO2 + 6H2O, और 686 किलो कैलोरी जो है ये वातावरण में मुक्त हो जाएगा। वातावरण चूंकि ये हमारे शरीर में जा रहा है, हमारे शरीर में ये एनर्जी यूज हो जाएगा। वातावरण का मतलब ये हमारे शरीर में गया। उसी का उल्टा आते हैं इंडोथर्मिक यानी कि उष्मा शोषी रिएक्शन। इंडो, इसको याद करिएगा, इन इन मतलब कि इंटर कर रहा है, इंडो मतलब इंटर इंटर कर रहा है, यानी कि शरीर में ही हीट एब्जॉर्ब किया जा रहा है। हीट इज एब्जॉर्ब्ड यानी कि उष्मा का अवशोषण होता है। वहां पे एक्सोथर्मिक था यानी कि एग्जिट, यहाँ इंडोथर्मिक है यानी कि इन कर रहा है, यानी कि वातावरण के तापमान को ठंडा करेगा, कम करेगा। क्यों, क्योंकि हीट जो है वातावरण से शरीर में जा रहा है। अब ऐसा क्यों होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा होता है रिएक्टेंट से। तो प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है रिएक्टेंट से, तो क्या करेगा, वातावरण से एनर्जी लेगा। यानी कि मान लीजिए कि ये कंपाउंड है, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट, इसका एनर्जी कम है, इसका एनर्जी ज्यादा है। तो भाई रिएक्टेंट का एनर्जी कम है, इसका रिएक्शन ज्यादा कैसे हो गया, वातावरण से एनर्जी को ले लिया, क्योंकि आसपास से एनर्जी को ले लिया। ये जब आसपास से एनर्जी को लेंगे, वातावरण से हीट को अवशोषित करेंगे, तो क्या होगा, आसपास का जो टेम्परेचर है वो अपने आप कम हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, और इसमें ई प्रोडक्ट से ज्यादा होता है ई रिएक्टेंट से, इसलिए डेल्टा एच का जो वैल्यू है EP - ER, तो ई ज्यादा है ई कम है, तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। जैसे मान लीजिए 5 है ई 4, 5 में से 4 को घटाएंगे तो एक आएगा ना, लेकिन वही अगर ये 4 रहता ये 5 रहता तो नेगेटिव में आता। और नेगेटिव कब होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। तो आप ये चीज समझ गए कि डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया यानी कि इंडोथर्मिक, और डेल्टा एच नेगेटिव होता तो एक्सोथर्मिक। चलिए अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। वाष्पन, इवेपोरेशन, जब भी वाष्पन होता है, इवेपोरेशन होता है, तो उसमें आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन लगता है। जैसे घड़े का पानी ठंडा हो जाना, घड़े का पानी ठंडा कैसे होता है, मान लीजिए ये आपका घड़ा है, ठीक है, ये आपका घड़ा है, घड़े में होता है छोटा छोटा छेद, छोटे छोटे छेद, अंदर में पानी भरा होता है। तो ये क्या होता है, ये छोटा छोटा छेद जो है पानी को हल्का सा लेगा, अंदर से खींचेगा, और इसको इवेपोरेट कर देगा। क्या करेगा, इवेपोरेट कर देगा। और इवेपोरेशन कैसा रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ये वातावरण में हीट को रिलीज करेगा, सॉरी वातावरण से हीट को एब्जॉर्ब करके उसको उड़ा देगा, इवेपोरेट कर देगा। तो इसलिए घड़ा का पानी क्या होता है, ठंडा हो जाता है। अब देखिए, पेट्रोल या स्पिरिट को हथेली पे लेंगे, जब आप पेट्रोल को अपने हाथ पे रखिएगा ना, तो देखिए हाथ में आपको ठंडा लगेगा। ठीक है, ये आपका हाथ है, मान लीजिए ये आपका हाथ है, ठीक है, यहाँ पे आप लिए पेट्रोल, पेट्रोल लिए, ठीक है, तो क्या करेगा, आसपास से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, क्योंकि ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है, और उसको उड़ा देगा। आपका हाथ का जितना हीट था उसको तो उड़ा दिया, तो हाथ में क्या बचा, ठंडापन। यही रीजन है, पेट्रोल लीजिए या स्पिरिट लीजिए अपना हाथ पे तो वो ठंडा लगता है।
तो यानी कि वाष्पन जो है वो एक इंडोथर्मिक रिएक्शन। उसी तरह ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, जैसे हमारे कपूर, कपूर में जब आप आग लगाइएगा तो उड़ जाएगा आसमान में। कपूर को अपने हाथ पे रखिए ना, कपूर को अपने हाथ पे रखिए, वो क्या होगा, आपका हाथ को ठंडा, शीतलता प्रदान करता है। तो ऊर्ध्वपातन में भी आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्वथन, बॉइलिंग, बॉइलिंग का बात कीजिएगा तो वो भी एक तरह का इंडोथर्मिक रिएक्शन है। हीट आपको एब्जॉर्ब करेगा, वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। प्रकाश संश्लेषण का बात करें, फोटोसिंथेसिस, तो वो क्या है, देखिए इससे पहले हम आपको क्या बताते हैं, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जो था वो एक्सोथर्मिक था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन फोटोसिंथेसिस क्या है, इंडोथर्मिक। अंतर क्यों है, क्योंकि ये जो है सन से एनर्जी लेता है, सन से एनर्जी लेता है, एनर्जी लेता है। तो किसी से भी आप एनर्जी ले रहे हैं, मतलब एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो वो इंडोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है, वो हमारे शरीर को एनर्जी दे रहा है, हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे शरीर को एनर्जी देता है, वो हीट रिलीज कर रहा है, इसीलिए वो था एक्सोथर्मिक। अंतर समझिए, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों में अंतर समझ गए। गलन, मेल्टिंग का बात करते हैं, कोई भी चीज मेल्ट कब करेगा, जब एनर्जी लेंगे। मान लीजिए आइस है, आइस है, मेल्ट कैसे करेगा, बाहर से एनर्जी लेना पड़ेगा, तो ये एनर्जी जब भी एब्जॉर्ब करेगा तो वो इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तापीय अपघटन, ठीक है, कोई मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें हिट दिए, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, तो ये हिट देना पड़ा ना, जब हिट देना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो वो हो जाएगा तापीय अपघटन। और इसको पहचानेंगे कैसे, समीकरण के अंत में हम लोग नेगेटिव साइन देंगे, नेगेटिव माइनस साइन दे देंगे, और एरो के ऊपर हीट लिखना पड़ेगा, जैसे कि N2 प्लस O2 क्या हो जाएगा, 2NO माइनस हीट, यहाँ पर माइनस साइन देंगे। वहां पर एक्सोथर्मिक में प्लस साइन देते थे, यानी कि हीट जो है माइनस दे रहे हैं, मतलब कि यही हीट को हम ऊपर में लिख देंगे, ज्यादातर यही यूज होता है, सेकेंड वाला N2 प्लस O2, एरो के ऊपर हीट दे देंगे, ठीक है, 2NO। तो ये वाला यूज कम होता है, कम यूज होता है, ये ज्यादा यूज होता है, यानी कि एरो के ऊपर ही लिख देंगे। तो जब भी एरो के ऊपर हीट लिखा हुआ रहेगा, आप समझ लीजिएगा इंडोथर्मिक रिएक्शन है वो। ठीक, अब आते हैं अगला, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन को बोलते हैं ऑक्सीकरण, और रिडक्शन को बोलते हैं अपचयन। समझिए, ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का योग। जब भी आपका ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऐड होगा, तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। जब ऑक्सीजन रिमूव होगा तो उसको रिडक्शन बोलेंगे। जस्ट इसका उल्टा, ऑक्सीजन जुड़ा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन निकला रिडक्शन। हाइड्रोजन का रिमूवल, हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन का जस्ट उल्टा चलता है, यानी कि हाइड्रोजन रिमूव हो गया, बाहर निकल गया, तो हाइड्रोजन निकल गया तो ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन ऐड हो गया तो रिडक्शन, अपचयन, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व का योग, जैसे सोडियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका योग जब जुड़ जाएगा तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। जैसे मान लीजिए फ्लोरीन जुड़ गया, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया तो बता ही चुके एडिशन, ऑक्सीडेशन, क्लोरीन जुड़ गया ऑक्सीडेशन, ब्रोमीन जुड़ गया ऑक्सीडेशन, आयोडीन जुड़ गया ऑक्सीडेशन। और वही इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्वों का योग, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व किसको बोलेंगे, मेटल, मेटल जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ब्रोमीन, बेरियम, ये सब अगर जुड़ गया तो उसको बोलेंगे रिडक्शन। मेटल जुड़ गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व जुड़ गया, उसको बोलेंगे रिडक्शन, ठीक है। तो कोई भी तरीका है इस चारों सब में से आप पहचान सकते हैं, ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन। एक और तरीका है इलेक्ट्रॉन का डोनेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, डोनेट कर दिए, त्याग कर दिए, तो वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन का गेन, ग्रहण करना, वो कहलाता है रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या कहलाता है, रिडक्शन। अगला, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। अब ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ये लास्ट में बताएंगे, जब बताएंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं, तब आपको बताएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर अगर घट गया तो रिडक्शन। चलिए, इस सब चीज में अभी तो नहीं समझ में आया होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। एल्यूमिनियम बनाया आपका Al3+, कैसे बनाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल के। एल्यूमिनियम में से जब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो एल्यूमिनियम से बना Al3+, यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ, और इलेक्ट्रॉन का त्याग कहलाता है ऑक्सीडेशन। ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यही ऐसे ही समझना है। सोडियम पर 3 माइनस साइन था, ये बना सोडियम, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन का फिर से त्याग हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ, तो ये हो गया फिर से ऑक्सीडेशन। उसके बाद ऑक्सीजन से बना है O2-, यानी कि ऑक्सीजन पे कोई जीरो चार्ज था और 2 नेगेटिव चार्ज आया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, यानी कि ये हो गया रिडक्शन, अपचयन, अपचयन, ठीक है। उसी तरह Mg2+ से बना Mg,
यानी कि दो पॉजिटिव चार्ज था, इस पे दो नेगेटिव चार्ज आएगा तभी तो ये आपका दो प्लस था, दो नेगेटिव चार्ज आएगा तब ये न्यूट्रल होगा। यानी कि Mg2+ से Mg बनाने के लिए दो नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन जुड़ना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन का योग, यानी कि ये हो गया रिडक्शन। तो ये आपका पहला तरीका था इलेक्ट्रॉन के टर्म में। ठीक है, आगे देखते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन बनाता है CO2। तो कार्बन में जुड़ गया ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन में क्या जुड़ा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का योग देखिए, ऑक्सीजन का योग ऑक्सीडेशन, तो ये हो गया कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब एक चीज समझिए, कार्बन का अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा। जब एक का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे का रिडक्शन होगा। तो आप सबसे पहले निकाल लीजिए कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है। कार्बन में क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन। हम लोग पढ़े ऑक्सीजन का योग कहलाता है ऑक्सीडेशन, यानी कि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा तो कार्बन का हो गया ऑक्सीडेशन। अब बच लो, जो बचा उसमें रिडक्शन हो गया। जब ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन रिएक्शन एक साथ होता है उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि ये किस प्रकार का रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन और रिएक्शन एक साथ हो तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। आगे आते हैं, N2+3H2, ये बना 2NH3। यानी कि नाइट्रोजन में क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, अब हम आपको पहले बता चुके हैं, हाइड्रोजन का ऐड होना क्या होता है, रिडक्शन। यानी कि नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन में क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन। तो जब नाइट्रोजन का रिडक्शन होगा तो बच गया उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यानी कि यहाँ हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन जुड़ा, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन हुआ। और नाइट्रोजन के साथ H जुड़ा, हाइड्रोजन जुड़ा, इसलिए उसका रिडक्शन हो गया। तो ये तरीका था निकालने का। अब देखिए, सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या हो गया, 2SO3। अब देखिए, सल्फर के साथ क्या जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा, तो जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। बच गया उसका क्या हो गया, रिडक्शन। आगे आते हैं। अब देखिए एक चीज और समझना आपको, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सल्फर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, तो इसको सल्फर को क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा ना वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। यानी कि समझिए, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि अपचायक का काम करता है, जस्ट उल्टा। और जिसका रिडक्शन होता है, अपचयन होता है, वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, यानी कि ये सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। लेकिन ये ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीजन में जुड़कर। ठीक है, तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है सल्फर में जुड़कर। अगर सल्फर ऑक्सीजन में जुड़कर खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ऑक्सीजन भी तो सल्फर में जुड़कर रिड्यूस हो रहा है, यानी कि एक दूसरे में एंटी काम कर रहा है। अगर सल्फर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन का रिडक्शन कराने में उसका यूज हो रहा है, इसीलिए सल्फर को बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया। सल्फर का हो रहा है ऑक्सीजन, फिर से ऑक्सीडेशन, फिर से समझिए, सल्फर का हो रहा है ऑक्सीडेशन, लेकिन ये सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ मिला है तब तो SO3 बना है। सल्फर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, यानी कि सल्फर खुद जो है ऑक्सीजन को रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है, इसलिए सल्फर का ऑक्सीडेशन होने के साथ साथ ये ऑक्सीजन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। उसी तरह ऑक्सीजन जो है खुद का रिडक्शन कर रहा है, सल्फर के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो इसीलिए जिसका ऑक्सीडेशन होता है, साफ साफ सिंपल वर्ड में समझिए, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम आपको याद रखना है, जैसे ऑक्सीजन O2 हो गया, O3 हो गया, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, Cl2 HNO3। इसमें से ये तीन गो बहुत जरूरी है। ये तीनों तो आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि K2Cr2O7 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, उसी तरह कुछ रिड्यूसिंग एजेंट का भी नाम याद रख लीजिए, H2S कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 और लिथियम। ठीक है, और कुछ जो है ऐसा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करेगा। तो उसमें देखिए H2S और SO2 को तो ले ही लीजिए, H2S और SO2 ये तो फेमस है। HNO2 का भी नाम याद रख लीजिए, HNO2। चलिए, अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, क्योंकि एक चीज हम लोग और पढ़े थे क्या, कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो रिडक्शन बोलेंगे। तो भाई ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं, चलिए इसको सीखते हैं।
हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल अगर न्यूट्रल है तो उसको हम लोग जीरो जीरो बोलेंगे। जैसे मान लीजिए NO न्यूट्रल है, कोई साइन नहीं है, तो इसका हो जाएगा जीरो। लेकिन जब भी इसमें लिखा हुआ ऐसे NO माइनस, यानी कि -1 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। जितना चार्ज होगा, जैसे कैल्शियम 2+, यानी कि इस पे क्या है, दो चार्ज है, तो हो गया +2। मतलब अगर उस पर कोई चार्ज है तो उतना ही हो जाएगा, और न्यूट्रल है तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का बात करें तो +1, लेकिन हाइड्राइड में -1 हो जाता है। हाइड्राइड जैसे कैल्शियम हाइड्राइड। ठीक है, जब भी हाइड्राइड का बात करेंगे तो -1 हो जाएगा, ऐसे इसका +1 होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1 में क्या होता है, हेलिना को रब से फरियाद, हेलिना को रब से फरियाद, यानी कि हीलियम, फिर हीलियम नहीं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इस सब का +1 होगा। यानी कि जो भी ग्रुप 1 है अल्कली मेटल्स, उसका +1 होगा, याद रखना है। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप टू में कौन कौन होता है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम। ये जो ग्रुप 2 का एलिमेंट है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। ये आपको याद रखना है, ये निकालने में काम करेगा। ग्रुप 17 हेलोजन, हेलोजन कैसे याद रखेंगे, फिर, बाहर, आई, फिर, फिर कल, है ना, बाहर, आई, आंटी, टशन में, है ना। तो एफ से हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये लास्ट वाला को याद नहीं रखना है। फिर कल बाहर आई आंटी टशन में। तो जो ग्रुप 17 है उसका -1 होगा। ऑक्सीजन का -2, लेकिन पेरोक्साइड में -1, जैसे H2O2, इसको बोलते हैं ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन का होगा -1। तो पेरोक्साइड में -1 और ऑक्सीजन नॉर्मली -2। CN साइनाइड बोलते हैं, साइनाइड का -1, SO4 सल्फेट का -2, OH का -1। अब NO का बात करते हैं, NO। ठीक है, या NO, एक NO होता है, NO, इसमें माइनस साइन लगा हुआ है, तो इसका -1, यानी कि जो चार्ज उसमें लगा हुआ है वही चार्ज उसका हो जाएगा। अगर इसमें माइनस साइन है तो वही हो जाएगा। अब देखिए, इसमें हम लोग को निकालना है मैग्नीज इन KMnO4, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पोटेशियम के बारे में जानते हैं, क्यों, क्योंकि पोटेशियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, +1, ये हमको पता है। ऑक्सीजन का पता है -2, देखिए ऑक्सीजन का हमको पता है -2, ग्रुप 1 का पता है +1, ग्रुप 1 में पोटेशियम आता है, सोडियम आता है, तो हमको पता चल गया इसका +1 है, इसका इसका क्या है, ऑक्सीजन का -2 है। तो 4 ऑक्सीजन है, तो 4 इंटू -2। ठीक है, और ये टोटल टोटल कंपाउंड है, हम बता दिए हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल का जीरो होता है, यानी कि ये टोटल का हो जाएगा जीरो। अब देखिए इसको इक्वेट कैसे करेंगे, +1, मैग्नीज का निकालना है तो x मान लिए, और यहाँ 4 दूनी 8, -8, और टोटल इसको जीरो कर दिए, तो x हो गया +7, यानी कि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +7। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्रोमियम निकालना है K2Cr2O7 में, तो पोटेशियम को हमको पता है एक होता है क्योंकि ग्रुप 1 का है, तो दो गो है तो +2, इसका x मान लेंगे, तो दो गो है तो 2x। ठीक है, 7 दूनी 14, -14। ठीक है, 2 + 2x - 14 = 0, 2x = 12, x हो गया 6, यानी कि क्रोमियम का यहाँ पर कितना हो गया 6। अगला देखिए, सल्फर का निकालना है H2SO4 में, H2SO4 में हाइड्रोजन को हमको पता है +1 होता है, चूंकि यहाँ दो हाइड्रोजन है इसलिए +2। सल्फर का निकालना है तो x, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 4 गो है, 4 इंटू -2 बराबर 0, टोटल का क्या हो गया 0। अब देखिए -8 +2 -6, उधर जाएगा तो +6। ठीक है, यही तरीका है निकालने का, एकदम आसान तरीका। ऑक्सीजन निकालना है SO4 2 माइनस में, तो देखिए टोटल साइन कितना -2, तो यहाँ पर जैसे हम लोग इसको बराबर 0 से इक्वेट करते थे, क्योंकि ये न्यूट्रल था, लेकिन यहाँ पर चार्ज है तो 0 से नहीं, जो चार्ज रहेगा उससे इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो सल्फर का हमको पता है कितना होगा +6, सल्फर का दे दिया है, गिवन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर +6, ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का +6 दे दिया है, सल्फर का +6 लिख दिए। ऑक्सीजन का निकालना है x मान लिए, तो 4 को ऑक्सीजन तो 4x इक्वल टू -2 क्यों किए, क्योंकि इस पे चार्ज है -2। अगर यहाँ चार्ज नहीं रहता, ये चार्ज नहीं रहता, तो यहाँ 0 से इक्वेट करते हैं, यानी कि अगर यहाँ चार्ज नहीं रहता तो यहाँ 0 लिखते हैं, क्यों, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल का 0 होता है।
लेकिन यहाँ चार्ज है इसलिए -2 लिखे। अब इससे x बराबर -2, ऑक्सीजन का -2 निकल गया। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा K4NiCN4 में निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। ठीक है, अब हम लोग देखें, यहाँ पे हम लोग पते थे Cn का -1 होता है, साइनाइड का -1 होता है। ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन जो साइनाइड ग्रुप बनाता है उसका -1 होता है। और पोटेशियम का हमको पता है +1, तो 4 गो है तो +4। निकेल का निकालना है x, और साइनाइड का -1 होता है, 4 गो है, 4 इंटू -1, और टोटल का करेंगे तो 0 इक्वल टू 0। एक्स हो गया हमारा 0, यानी कि अभी आप समझ लीजिए कि इसका जब ऑक्सीडेशन नंबर 0 आया है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, 0 भी नहीं हो सकता है। अब आपसे बोल रहा है ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए आयरन का K3FeCN6 में। तो पोटेशियम का तो 1 होता है, तो 3 गो है। ठीक है, पोटेशियम का 1 होता है, साइनाइड का -1 होता है, तो 3 इंटू 1 3 हो गया। आयरन का x मान लिए, और साइनाइड का 6 इंटू -1, इससे x बराबर -3 आ गया, यानी कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, -3। उसी तरह ये भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? कोबाल्ट का निकालना है, कोबाल्ट का इसमें, तो क्लोरीन जो है वो एक हैलोजन, हैलोजन ग्रुप 17 का है। ग्रुप 17 का होता है -1, पहले आपको बता चुके हैं। देखिए यहाँ पे ग्रुप 17 हैलोजन का -1 होता है। इसमें कौन था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ठीक है, तो इसमें क्लोरीन था तो उसका -1 हो जाएगा, यानी कि कोबाल्ट का x मान लिए। NH3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, 0, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है 0, और क्लोरीन का -1, यानी कि x प्लस 0, 3 इंटू -1 बराबर 0, x का वैल्यू हो गया +3। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है कॉपर का इस मॉलिक्यूल में। देखिए सल्फर, इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। एक तो SO4 का 2 माइनस होता है वैलेंसी, ये जैसे हम लोग मान लीजिए AlCl3 निकालते हैं, कैसे निकलता है, एल्यूमिनियम का वैलेंसी होता है 3, और क्लोरीन का वैलेंसी होता है -1, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है AlCl3 आता है। उसी तरह ये कंपाउंड कैसे बना होगा, ये जो CuNH3 होल 4 है, होल 4 है ना, होल 4, ये और SO4 का होता है -2, इसका होता है +2, तब ये कट गया होगा तो ये बना होगा कंपाउंड, समझ आया? यानी कि इसका -2, इसका +2। अब देखिए इससे हमको कोई जरूरत नहीं है, इससे निकल जाएगा। देखिए कॉपर का निकालना है, x मान लिए, NH3 न्यूट्रल है तो 0 इंटू 4, ठीक है, बराबर +2, क्योंकि इसका जो चार्ज है उससे इक्वेट करेंगे, तो x बराबर +2, यानी कि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गया। तो ये तरीका है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। अब जैसे देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका आपको पता चल गया। अब यहां समझते हैं, इस क्वेश्चन में समझते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन हो गया CO2, ठीक है, कार्बन न्यूट्रल है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0, कार्बन का क्या हो गया 0, ऑक्सीजन का 0। ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन का क्या हो गया -2, यहां पर कार्बन का क्या हो गया +2, +4। ठीक है, क्योंकि -2 होता है तो दो गो है, -4 और इसका +4, यानी कि कार्बन जो है 0 से +4 में गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, तो फिर इसका हुआ ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन का 0 था और वहां से -4 हुआ, यानी कि रिडक्शन। यानी कि समझिए या ये 0 से +4 गया, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना होता है ऑक्सीडेशन। उसी तरह ऑक्सीजन 0 से -2 में गया, घटा, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर का घटना, रिडक्शन। तो इससे भी कर सकते हैं कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन का 0 है, यहाँ हाइड्रोजन का 0 है। यहाँ पर देखिए, यहाँ हाइड्रोजन का हो गया +1, यहाँ नाइट्रोजन का हो गया -3। क्यों -3? क्योंकि 3 हाइड्रोजन था ना। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बता दिए हैं। तो नाइट्रोजन जो है वो 0 से -3 में गया, इसलिए हो गया रिडक्शन, यानी कि नाइट्रोजन का हो गया रिडक्शन। और हाइड्रोजन जो है 0 से +1 में गया, तो इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन। ये भी तरीका है कि ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना, इस तरीके से भी हम लोग बता सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। तो ये था हमारा केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट। ठीक है, और इसमें एक चीज और पढ़ते हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज किसको बोलते हैं, यानी कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन किसको बोलते हैं। समझिए, फिजिकल चेंज जो होता है भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, यानी कि केवल इसके चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज,
ठीक है, जैसे कि मास, द्रव्यमान में अंतर हुआ तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हुआ। वॉल्यूम, आयतन में अंतर हुआ। डेंसिटी, घनत्व में चेंज हुआ। आपका टेम्परेचर में का चेंज हुआ, शेप में चेंज हुआ। तो ये सब क्या है, फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज, जैसे मान लीजिए किसी चीज को गिलास से निकाल के आप कटोरी में डाल दिए तो कटोरी का शेप ले लिया, तो उसका शेप चेंज हुआ लेकिन पदार्थ तो वही है। तो वो उसका फिजिकल चेंज हुआ, केमिकल चेंज नहीं हुआ। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन में ही बदलाव आ जाता है। वो पूरी की तरह पूरा से पूरा चेंज हो गया। जैसे जैसे कि मान लीजिए कोई चीज दूध से आप बना दिए दही, तो पूरा केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो गया। अब देखिए, फिजिकल चेंज जो है वो अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, यानी कि वापस अपने पुराने रूप में आ सकता है। जबकि केमिकल चेंज स्टेबल होता है, स्थायी होता है। एग्जाम्पल देखिए, रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज जो है रिवर्सिबल होता है, उत्क्रमणीय। जबकि केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है, वो वापस नहीं आ सकता है। जैसे ये दोनों दिशाओं में चलते हैं, फिजिकल चेंज जो है दोनों दिशा में चलता है। जैसे अब एग्जांपल समझिए, आइस से आप बना दिए वाटर, अब वाटर से आइस बना सकते हैं, यानी कि ये दोनों दिशाओं में चलेगा। ठीक है, नया पदार्थ इसमें नहीं बनता है। जैसे आइस से आप वाटर बना दिए तो है तो पदार्थ वही ना, वो कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। ठीक है, और इसमें क्या हो गया, नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनेगा। ठीक है, कोई न्यू चीज, जैसे बर्फ से आप कुछ और बना दिए। ठीक है, उसमें नमक वमक ये सब डाल के केमिकल रिएक्शन करा के कुछ बना दिए, तो वो अलग पदार्थ बन जाएगा। ठीक है, नया पदार्थ बन जाएगा। अब एग्जाम्पल समझिए, सभी प्रकार के अवस्था परिवर्तन, जितना भी अवस्था परिवर्तन होगा, जैसे बर्फ से पानी, पानी से आपका वाष्प, ये सब अवस्था परिवर्तन अगर होता है तो वो आपका हो जाएगा अ, इसमें फिजिकल चेंज में। मेल्टिंग, दहन, किसी चीज को गलना, गलाना। मेल्टिंग यानी कि गलाना, किसी चीज को गला रहे हैं तो वो हो जाएगा फिजिकल चेंज। फ्रीजिंग, किसी चीज को हिमीकरण यानी कि ठंडा करके जमा दे रहे हैं, तो वो भी हो जाएगा आपका फिजिकल चेंज। बॉइलिंग यानी कि क्वथन। इवेपोरेशन यानी कि वाष्पन। कंडेंसेशन यानी कि संघनन। सब्लिमेशन यानी कि उद्पातन। ये सारा अवस्था परिवर्तन से संबंधित है, इसलिए ये सारा फिजिकल चेंज में आ जाएगा। फलों को काटना, ठीक है, पेड़ को काटना, पेड़ को काटना भी आपका इस फिजिकल चेंज में होता है, क्योंकि पेड़ मान लीजिए काटिएगा तो लकड़ी तो वही रहेगा, कुछ नया चीज तो नहीं बन रहा है। तो वो पेड़ को काटना भी होता है आपका इसी में। फलों को काटना, वो भी आपका फिजिकल चेंज में ही आता है। ब्लड एक्सचेंज, मान लीजिए कि आप किसी का अपना ब्लड दूसरे के शरीर में डाल रहे हैं, तो ब्लड तो वही है, चेंज तो चेंज नहीं ना हो रहा है। मोम का पिघलना, मोमबत्ती पिघलता है तो पिघलेगा तो भी वो मोम ही रहेगा। बल्ब का जलना, ठीक है, कोई नया चीज तो बन नहीं रहा है। लोहे को गर्म करने पर लाल हो जाना, और ठंडा होगा तो फिर लोहा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कांच का टूटना, कांच टूटेगा फिर भी तो कांच ही है। कागज का फाड़ना, कागज को फाड़ दिया फिर भी वो कागज ही है, कोई नया चीज तो बन नहीं रहा है। धातुओं का पिघलना, मान लीजिए एल्यूमिनियम को पिघला दिए, फिर वो जमेगा तो फिर एल्यूमिनियम ही रहेगा, तो कोई चेंज तो हुआ नहीं। बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, भाप वगैरह बनना, तो ये सब भी आपका फिजिकल चेंज है। यानी कि जब कोई नया चीज नहीं बन रहा है, खाली अवस्था परिवर्तन हो रहा है, तो उसको फिजिकल चेंज बोलेंगे। केमिकल चेंज में क्या होगा आपका, कोई नया पदार्थ बनता है। एग्जाम्पल देखिए, दहन, फिर लकड़ी को जला दिए, कोयला को जला दिए, कोई फ्यूल जला दिए, पेट्रोलियम जला दिए। पेट्रोल जब आप खर्च कर दिए, हवा में उड़ गया वो गैस बन के, फिर वापस उससे पेट्रोल नहीं बना सकते हैं। फ्यूल जला दिए, कोयला जला दिए, वापस उससे कोयला नहीं बना सकते हैं, यानी कि वो वापस नहीं आ सकता है। ठीक है, उसको दहन, यानी कि दहन जो है वो एक तरह का केमिकल चेंज है। दूध से दही बनाना, दूध से दही बना दिए, दही से दूध नहीं बना पाइएगा वापस। पदार्थों का जलना, वो दहन ही हो गया। कागज का जलना, ये सब क्या हो गया, इरिवर्सिबल है, वापस नहीं बन सकता है। डाइजेशन, पाचन, खाना खा लिए, पचा लिए, फिर उससे खाना नहीं बना सकते आप। रेस्पिरेशन, श्वसन, सांस ले लिए, कार्बन ऑक्सीजन लिए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को आप ऑक्सीजन में नहीं बदल सकते, वो पेड़ बदल सकता है। ठीक है, पेड़ बदल सकता है, यानी कि कोई भी आपका रेस्पिरेशन हो गया, ये सब फोटोसिंथेसिस हो गया, ये आपका केमिकल रिएक्शन है। एक्सक्रेशन, उत्सर्जन, ठीक है, मल मल का त्याग करना, ये सब केमिकल रिएक्शन। भोजन पकाना, आप भात बना, चावल से भात बना लिए, क्या क्या, चावल से भात बना दिए, तो फिर भात से चावल नहीं बना पाइएगा। भोजन पर चावल से भात बनाना, भात से चावल नहीं होगा, इसलिए केमिकल रिएक्शन हो गया ये। रुधिर का थक्का जमना, देखिए किसी को ब्लड आप डोनेट कर रहे हैं तो वो फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है। लेकिन ब्लड अगर आपका क्लॉट हो गया, थक्का जम गया, ठीक, ब्लड का थक्का जम गया, तो फिर आप वापस उससे ब्लड नहीं बना सकते हैं, तो वो केमिकल चेंज हो जाएगा। लकड़ी से कोयला बनना, लकड़ी से कोयला बनना, फिर कोयला से लकड़ी नहीं बनेगा। दूध फटना, दूध फट गया तो वापस दूध नहीं बन पाएगा। पादपों की वृद्धि, पादप जो है हार्मोन की मदद से वृद्धि करता है, तो वो वापस से पादप जो है अपने आप को बौना नहीं कर सकता है,
ये जो पेड़ एक बार बढ़ गया तो फिर वापस से बौना नहीं हो पाएगा, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। फलों का सड़ना, फल जो सड़ता है वो भी आपका केमिकल चेंज में आता है। सेब, लौकी, बैगन, आलू, ये सब जब काटिएगा ना, थोड़ा देर उसको टेबल पर छोड़ दीजिएगा, या सेब काट के छोड़ दीजिएगा तो भूरा रंग का हो जाएगा, ब्राउन रंग का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो सेब, लौकी, बैगन, आलू, ये सब को काटने पर जो भूरा रंग हो जाता है, ये भी एक तरह का केमिकल चेंज है। लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग, केमिकल चेंज है। वायु में चांदी, जब देखिए वायु में जब चांदी चांदी को छोड़ दीजिए तो काला कलर का हो जाएगा। क्यों होता है? H2S के कारण, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। वायु में जब कॉपर को छोड़ दीजिएगा तो ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, किसके कारण? कमेंट करके बताइएगा। वायु में जब आयरन को छोड़ दीजिएगा तो ब्राउन कलर का हो जाएगा। क्यों? रस्टिंग, इसको क्या बोलते हैं? रस्टिंग, रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका तरीका, चांदी, कॉपर, आयरन, ये सब जो में जो रस्टिंग लगता है ना, तो ये आपका केमिकल चेंज है। तो आपसे पूछता है क्वेश्चन, रस्टिंग क्या है? केमिकल चेंज है। और रस्टिंग में क्या होता है? लोहे का वजन बढ़ जाता है। लोहे का संपूर्ण वजन, वजन जो है क्या होता है? बढ़ जाएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो यही था आज का, इतना ही टॉपिक है। कल हम लोग कैटलिस्ट पढ़ेंगे, अगला टॉपिक। ठीक है, तो आज का टॉपिक इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।